नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में शहर में कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा 104 लोगों पर विधिसंगत की जा रही है कार्रवाई। दंगे से हुए नुकसान की दंगाइयों से की जाएगी भरपाई। आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भूमिका पर दिया जोर। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन पर जताई गंभीर चिंता। एमके स्टालिन की बैठक से ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ने बनाई दूरी। वहीं भाजपा ने काले झंडे दिखाकर किया बैठक का विरोध। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा अपने कुशासन को छिपाने के लिए हो रही है ये बैठक। सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर की दर्ज। दिल्ली और नोएडा में ली तलाशी। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का है आरोप। और ट्रंप का अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज। अमेरिका ने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5,32,000 लोगों की कानूनी सुरक्षा छीनने का किया फैसला। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हिंसा वाले इलाके का दौरा कर सकते हैं। हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने यह दावा किया है कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के कई एक हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आई थी। यह हिंसा छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं। और संघ सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने नागपुर में प्रेस वार्ता करके संघ के कार्यों और विचारों के विषय में विस्तार से जानकारी दी है। भारत के पड़ोसी देश खासकर पाकिस्तान की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता एक ऐसी है, लेकिन कुछ लोग भारत पाकिस्तान के बीच मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है। वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी हैं। बहुत सारी बातें हमारी समान हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक चिंता विषय उसमें यह भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की है। संघ सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेकर हमने चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ भारत सरकार से वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा और उनके सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसको लेकर हमने प्रस्ताव पारित किया है। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहां हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है,
और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना, और ये वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहां के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से, और वहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें, ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है, उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि हमने महिला समन्वय के नाम से महिला सम्मेलन किए, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा चुकी महिलाओं ने भाग लिया। अंदर सामाजिक भूमिका में महिला का रोल बढ़ना चाहिए, तो इस दृष्टि से हमने सोसाइटी में जो ऐसी एक्टिव महिलाएं हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, सामान्य समाज में एनजीओ बनाकर, बाकी सब बनाकर, इंटेलेक्चुअल ये सब भी हो सकती हैं, ऐसे सबकी लिए हमने एक 1 डे 3-4 सेशन के महिला समन्वय के नाम से महिला सम्मेलन किए थे। स्थानीय संस्था बनाकर ऐसी लीडरशिप समिट ऑफ द विमेन, अमंग विमेन, ऐसे सारे जो समिट किए, तो लास्ट ईयर 472 समिट्स ऐसे हुए, जिसके अंदर 5.75 लाख ऐसे समाज जीवन के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाली, सोशली एक्टिव, इंटेलेक्चुअल समाज में लीडरशिप देने वाली, ऐसे कंट्रीब्यूट करने वाली महिला लीडरशिप, उसको हमने बुलाया, वो सब भी इन कार्यक्रमों में आए। इतिहास में महिला सशक्तिकरण की मिसाल और मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर पर उन्होंने कहा कि 300 साल के अपने शासन में उन्होंने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर पर आयोजित कार्यक्रमों में करीब 28 लाख लोगों ने भाग लिया। पिछले साल हमने प्रस्ताव पारित किया था लोक माता अहिल्या देवी होलकर का त्रिशती समारोह, 300 ईयर्स उनके जो है शासन के हुए थे, तो वो एक अपने आप में यूनिक आइकॉन है। हर दृष्टि से वो आज के समय के अंदर जो है समाज जीवन के अंदर एक महिला की देखने की भारत की दृष्टि और हमारा नेतृत्व की कल्पना क्या है, उस सारे नाते उनका एक अपना स्थान है। उसके लिए सारे देश में प्रोग्राम किए गए, 22,000 प्लेसेस प्रोग्राम हुए उनके, और 28 लाख लोग, महिला पुरुष सब मिलकर उसके अंदर पार्टिसिपेट हुए। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर में समीक्षा बैठक की है, और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। नागपुर में हमारे संवाददाता योगेश शीतल मौजूद हैं, उनसे। योगेश, देखा हमने अभी जो मुख्यमंत्री ने जो बैठक की और उसमें कानून व्यवस्था के संबंध में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उत्पात मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जो दंगे के आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है पूरी कार्रवाई होगी, और जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। बिल्कुल शहरा, जो बैठक थी वो थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई थी। कल रात फडणवीस यहाँ पे आए थे, उसके बाद आज की ये बैठक जो है वो शेड्यूल की गई थी, जिसमें कि इस रेंज के जो आईजी हैं, साथ में जो सीपी हैं, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, वो सब उस बैठक में शामिल थे। समीक्षा बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री ने जो स्थिति है उसकी समीक्षा की, चीज़ों को जाना, क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे जो है वो डाली गई थी अलग अलग तत्व के द्वारा, उसको लेकर वेरिफिकेशन हुआ। साथ में ये भी हुआ कि महिला कांस्टेबल्स के साथ या जो महिला पुलिसकर्मी के साथ उनके साथ वो अभद्रता की बात आई थी, उसको लेकर भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। अभी तक जो जांच है वो कहां तक पहुंची है, कितने लोग अब तक गिरफ्तार किए गए, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप जो था वो बैठक में हुआ। जो दो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो भी दंगाई थे, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपने रूप से साफ कर दिया, उन्होंने कहा जब तक कि अंतिम जो दंगाई है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो कार्रवाई जो है पुलिस की जारी रहेगी। चाहे जो एक्यूज्ड है वो अगर विदेश में भी अगर चले जाते हैं तो भी उनको वहां से अरेस्ट किया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। दूसरी बात जो है, जो डैमेज हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी का और साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टीज का, देखिए पब्लिक प्रॉपर्टीज का जो डैमेज है वो तो सरकार जो है वो उनकी भरपाई जो है, जो दंगाई है, जो एक्यूज्ड है इस मामले के, जिनको ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है, उनसे ही जो है उसकी भरपाई की जाएगी। और अगर भरपाई वो नहीं कर पाते
तो फिर जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, चूंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं जिनकी गाड़ियां चली है, किसी का 4 व्हीलर चला है, किसी का 2 व्हीलर चला है, जो उनकी जो संपत्ति है जिसको नुकसान हुआ है, इसको लेकर 7 दिन का उन्होंने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि 7 दिनों के अंदर जो है उनकी भरपाई कर दें। चंद्रकांत बावनकुले जो कि जो है प्रदेश अध्यक्ष भी है बीजेपी के, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो जिन लोगों का जो संपत्ति है जो डैमेज हुई है उसकी भरपाई जो है वो हमारा जो है वो भी एक कह सकते हैं कि वो भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट जो है वो है। तो कुल मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव बैठक थी और मुख्यमंत्री के रुख से अब साफ हो चुका है कि जो एक्शन है उसमें आने वाली दिनों में और भी तेजी आएगी। कुल मिलाकर जो इस मामले में नाबालिग है वो भी है और साथ में जो एडल्ट है वो भी इस मामले में एक्यूज्ड है, जिनको अभी जिनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। जी बताइए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सख्त मैसेज देने की भी कोशिश है कि उत्पात मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ताकि आगे इस तरह का कदम उठाने से पहले लोग कई बार सोचें। और यह भी कहा है कि विधि सम्मत तरीके से की जाएगी कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा था। जब उनसे सवाल किया जा रहा था तो उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा। वो जब बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जो भी चीज की जाएगी वो रूल्स रेगुलेशंस के फ्रेम में, यानी कि जो ढांचा बना हुआ है जो नियमों का या कानून का जो प्रोविजंस होते हैं उसके तहत ही किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर मुआवजे की भी बात करें तो जो नियम ऑलरेडी सेट हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, कई बार हर सरकार का अपना एक रूल्स होता है, उनके जो है इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसके तहत मुआवजा का पूरी प्रक्रिया होती है। तो इन सब चीजों के तहत ही जो है वो मुआवजा या भी क्षतिपूर्ति जो है वो की जाएगी। पॉसिबिलिटी इस बात की हो सकती है, जो स्ट्रिंजेंट कानून होते हैं जनरली उनको हो सकता है उसमें अप्लाई किया जाए, लेकिन जब इस बात से पूछा गया कि क्या इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है, मसलन जैसे एनआईए है या फिर सीबीआई है, क्योंकि ये भी बात धीरे धीरे कल सामने उठी थी कि सीबीआई की मांग जो है वो भी हो रही है इस मामले को। हालांकि इस मामले पर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी ये पहली बैठक है, सप्लीमेंट्री मीटिंग जो है वो भी अभी चलेगी। अभी चूंकि फडणवीस है यहाँ पर, वो भी बैठक चलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी ये चीजें जो है वो धीरे धीरे करके वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, क्योंकि अभी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सीएम को मिला है। अभी आगे उनके अपने सोर्स होंगे, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। पुलिस का इंफॉर्मेशन का सोर्स अलग होता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का इंफॉर्मेशन का सोर्स अपना होता है, और बतौर मुख्यमंत्री जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उनके एक अपने तरह के सोर्स होते हैं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कई तरह के होते हैं। मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और चीजें जो है वो अनाउंसमेंट या जो आप कह सकते हैं कोई कॉल हो सकता है वो आने वाले दिनों में लिया जा सकता है। बिल्कुल, बड़े एक्शन में, बड़ी तैयारी में महाराष्ट्र की सरकार। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक जो कुछ प्रोग्रेस हुई है इस पूरे मामले में, उस प्रोग्रेस को कुछ चंद शब्दों में बताइए। देखिए 100 से ज्यादा जो एक्यूज इस मामले में हैं, करीब जो है इसमें 98 के अराउंड जो एडल्ट हैं और 14 के अराउंड जो हैं वो माइनर हैं। जो डीसीपी पे हमला हुआ था उसमें एक माइनर का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो उनकी जो प्रक्रिया है वो अपनी तरीके से चले। 3 डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं उन पे अटैक हुआ था। इसके अलावा सिविलियन और साथ में पुलिस फोर्सेज जब मैं आपको बोल रहा हूं तो इसमें महिला पुलिस फोर्सेज भी इंक्लूड है, उन पर भी हमला हुआ था। तो आपको याद होगा 2012 में जब आजाद मैदान में जब वायलेंस हुआ था, रजा अकादमी ने 1500 लोगों के लिए एप्लीकेशन मूव की थी, जिसको पुलिस ने एग्री भी किया था, कंसेंट मिला था, लेकिन बाद में 40,000 की भीड़ आई थी। तब एक देश में एक तरीके के एक दूसरे तरह देश के नॉर्थ ईस्ट में एक तरह का आंदोलन चल रहा था, बेसिकली उसको लेकर यहाँ पे किया गया था। लेकिन बाद में वो चीज इंटेंसिफाई, वहां पे भी महिला कांस्टेबल्स के साथ जो अभद्रता है वो की गई थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जब फडणवीस से किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बात जो है उन्होंने जो सीपी है उनसे इस तरह की इंफॉर्मेशन में उन्होंने गैदर की, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिला है, फडणवीस बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिला है सीपी के थ्रू, उसमें यह है कि महिला कांस्टेबल को घेर के जो पत्थरबाजी है, जो स्टोन पेल्टिंग का था वो हुआ। लेकिन जिस एग्रीवेटेड सिचुएशन की बात हो रही है वैसा सिचुएशन का इंफॉर्मेशन उनको अभी नहीं मिला है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये अभी काफी प्रारंभिक स्टेज है, काफी इनिशियल स्टेज है, चीजें अभी डेवलपिंग स्टेज में है। कई सारी चीजों का खुलासा हो रहा है, क्योंकि कई सारे ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हिंसा प्रभावित इलाके रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट होता है उसमें अभी भी समय है। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा चीजें वैसे ही वैसे साफ होती जाएंगी। योगेश, ये भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री हिंसा प्रभावित इलाके का भी दौरा करेंगे, किस समय ये दौरा कर सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का हिंसा प्रभावित इलाके का जो दौरा है वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो वहां जा सकते हैं, इसकी संभावना है। क्योंकि ऑफिशियल इसलिए अनाउंसमेंट नहीं किया गया, क्योंकि अनाउंसमेंट अगर पहले ही अगर इसका किया जाएगा तो चीजें हो सकता है धरातल पे कुछ उस तरीके से संगठित की जाए या उस तरीके से फ्रेम किया जाए। इसीलिए मुझे लगता है जब मुख्यमंत्री का दौरा हो जाएगा तभी ये चीजें उसी वक्त साफ हो पाएगी, क्योंकि औपचारिक दौरा ये नहीं होगा। मुख्यमंत्री का अनौपचारिक दौरा जो है वो हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि पार्टी के लोग हों, कुछ स्थानीय लोग हों, कुछ हर समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव हो, ये सब चीजें
चीजें हो सकती है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। चलिए योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन द्वारा एक बैठक की जा रही है और इसमें तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और केरल सीएम पिनराई विजयन शामिल है। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न दलों के नेता भी शामिल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस बैठक से दूरी बना ली है। वहीं आरएसएस ने इस बैठक को परिसीमन के नाम पर उत्तर और दक्षिण में विभाजन की कोशिश बताया है। बीजेपी इसे चुनावी स्टंट और ड्रामेबाजी करार दे रही है। हालांकि स्टालिन मीटिंग को कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता की ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और भाजपा नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से बुलाई गई इस परिसीमन पर पहली संयुक्त समिति की बैठक के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। सौंदरराजन ने बयान देते हुए कहा कि परिसीमन की घोषणा अभी हुई भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी कुप्रशासन को छिपाने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। अन्य राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी अपनी कुप्रशासन को छिपाने के लिए इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। With all these problems, what the delimitation is not announced, but CM is conducting a meeting. Tamil Nadu CM is conducting a meeting to hide his misgovernance. All the other state CMs are attending the same meeting to hide their own state's misgovernance. और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर के इम्फाल पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सूर्यकांत विक्रमनाथ, एम सुंदरेश, के.वी. विश्वनाथन और एन कोटेश्वर शामिल हैं। ये सभी लोग राहत शिविरों का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गवई मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और उखरुल जिलों में नए विधिक सहायता क्लिनिकों को भी शुरुआत की जाएगी। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को आवश्यक राहत सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। विधिक सेवा शिविर आईडीपी को सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा, पेंशन, रोजगार योजनाओं और पहचान के दस्तावेज जैसे लाभों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित होगी। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हजारों करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है और इसके साथ ही जांच एजेंसी ने दिल्ली और नोएडा में कई एक स्थानों पर तलाशी भी ली है। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के आवंटन, विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं का मामला 2011 से 2014 के बीच मायावती और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल का है। कैग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अनियमितताएं उजागर हुई और 9,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला सामने आया। और हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी के नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना शुक्रवार की रात में हुई। इस हमले में रविंद्र के चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति भी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी रणवीर फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। डीएसपी सुरेश सैनी ने घायलों का हालचाल जाना और कानूनी कार्रवाई भी की है। डीएसपी सुरेश सैनी ने बताया है कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्दी ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। वहीं बिहार के अररिया जिले में आज तड़के एसटीएफ की अपराधियों से हुई मुठभेड़ में तनिष्क शोरूम लूट कांड का आरोपी ढेर हो गया। अररिया पुलिस के अनुसार आज सुबह एसटीएफ को 2 अपराधियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी और इसी आधार पर मौके की घेराबंदी की गई। पुलिस ने ललकारा तो वे भागने लगे और फायरिंग करने लगे। एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक अपराधी की पहचान चुनमुन झा के रूप में हुई है। वहीं दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एनकाउंटर में एसटीएफ के 3 जवान भी घायल हो गए। सुबह
एसटीएफ विशेष कार्यबल को और इन्फॉर्मेशन था, उसी सूचना पर यहाँ छापामारी किया गया, जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग किया। जो हमारे एसटीएफ के भी 2-3 लड़के घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए भेजा गया है। और अपराधकर्मी जो है उसके बारे में मालूम चला है कि वो अपराधकर्मी हमारे ही जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था, जो कई बैंक लूट में कांड में संलिप्त रहा है। पूर्णिया, तनिष्क में और प्लास्टिक मुखिया पर फायरिंग करने में। उसका नाम चुनमुन झा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में कैच द रेन मिशन की शुरुआत करके आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया। ये मिशन जल शक्ति अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था बारिश के पानी को संरक्षित करना, पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना और भूजल स्तर को बढ़ाना। इस मुहिम के माध्यम से बारिश की हर बूंद को सहेजकर हम भविष्य में पानी की कमी से निपटने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जल ही जीवन सिर्फ कोरा नारा न बनकर रह जाए, बल्कि जागरूकता से जन आंदोलन और इसके बाद जन भागीदारी से समस्या का समाधान हो। इसी उद्देश्य से 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 5 केंद्रित उपाय अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना, जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वन रोपण, जागरूकता पैदा करना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ब्लॉकों को कवर करने वाली एक वार्षिक गतिविधि बन गई है। अभियान की सफलता का पैमाना इसी बात से निकाला जा सकता है कि पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और कुशल जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1,67,00,000 से अधिक जल संरक्षण कार्यों को पूरा किया जा चुका है। 2021 में अभियान की शुरुआत के बाद से इसे हर साल नई धार दी गई। पिछले साल इस अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति रखा गया। इसमें जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया। बूंद बूंद पानी की बचत सरकार के प्रयासों से सुनिश्चित की जा रही है और अब ये हम सभी का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ हम खुद भी जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है। पीएम ने लिखा है कि विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया।
वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। और आपको बता दें कि बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार उत्सव का विषय है उन्नत बिहार विकसित बिहार। इस अवसर पर पूरे राज्य में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जबकि विभागों की प्रदर्शनी को 2 दिन बढ़ाया गया है, जो 26 मार्च तक चलेगा। गांधी मैदान में बिहार सरकार के लगभग 40 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। आज सुबह ग्रामीण कार्य विभाग के स्टॉल का उद्घाटन विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने किया और साथ साथ बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं भी दी। बिहार दिवस 2025 की पूरे बिहार वासियों को और देश में जो बिहार से बाहर रह रहे हैं सभी बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा साल होगा, जो आने वाला हमारा 5 वर्ष, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है और आने वाला 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक बड़ी छलांग औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में लगाने वाला है। और लगातार माननीय नेता का ये संकल्प है कि हम सभी जगह जो 100 बसावट है वहाँ तक हम बारहमासी सड़क देने का काम करें और ग्रामीण कार्य विभाग उस पर कार्यरत है। और जब वर्ल्ड बैंक का एक रिव्यू है, वर्ल्ड बैंक ने अपने कहा है कि जब तक 10 से 20% अगर हम रोड डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो 5 से 6% हमारा पॉवर्टी लेवल कम होता है और इसी को ध्यान में रखकर नेता हमेशा ग्रामीण कार्य विभाग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।